दुनिया की आंखें टिकी थी कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध का क्या होगा। जो बाइडेन साहब के पागलपने के बाद दुनिया में कुछ शांति की किरण जरूर फैलेगी। वो चाहते थे कि भाई कोई जीता ना कोई हारा, यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर ऐसे बंद हो कि लगे कि साहब ड्रॉ हो गया, स्टेलमेट हो गया। चाचा बाइडेन साहब ने तो ये युद्ध शुरू किया था क्योंकि उनका सिंगल माइंडेड एम्बिशन थी कि साहब मैं रूस की ऐसी तैसी कर दूंगा। असली प्लान साहब वो ग्राउंड लड़ाई नहीं थी, जमीनी जंग नहीं थी। असली प्लान बाइडेन साहब और डेमोक्रेट्स का था कि हम इकोनॉमिक वॉरफेयर वेज करेंगे रूस के बरखिलाफ। रूस की कैजुअलिटीज के बारे में वो ज्यादा ही इन्फ्लेटेड, ज्यादा ही सेल्फ कंग्रेचुलेटरी, ज्यादा ही सब्जेक्टिव निकले। रूस स्टार्ट दिस वॉर शुरू की रूस ने क्योंकि उसे मजबूर किया गया, और इसलिए शुरू करी कि मैं नेटो यूक्रेन में नहीं देख सकता। यूक्रेन में शांति कब और कैसे? डोनाल्ड ट्रंप साहब का कार्यकाल अभूतपूर्व मीडिया ब्लिट्स के साथ स्टार्ट हुआ। पूरी दुनिया उनके एक एक लफ्ज पर टंगी थी। जैसे बहुत उम्मीद थी साहब कि जो बाइडेन साहब के पागलपने के बाद दुनिया में कुछ शांति की किरण जरूर फैलेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मिडिल ईस्ट में तो सीज फायर करा दिया, शांति करा दी, बट सारी दुनिया की आंखें टिकी थी कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध का क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मेरे कार्यकाल के प्रारंभ होते ही 24 घंटे के अंदर मैं रशिया यूक्रेन में सीज फायर करा दूंगा, और इसके चलते बहुत उम्मीद थी। डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉइंट्समैन थे ये शांति वार्ता के लिए, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग। लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग का जो शांति इंपोज करने का मॉडल था वो बड़ा सिंपलिस्टिक था। वो चाहते थे कि भाई कोई जीता ना कोई हारा, यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर ऐसे बंद हो कि लगे कि साहब ड्रॉ हो गया, स्टेलमेट हो गया, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बना दो, जैसे कोरिया में हुआ था। और एक्चुअली उनका मॉडल कोरिया का युद्ध था। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भीषण लड़ाई लड़े थे। चीन नॉर्थ कोरिया की साइड, अमेरिका और सारे पाश्चात्य देश साउथ कोरिया की साइड। 3 साल डिंग डोंग लड़ाई चली थी, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, और आखिर में दोनों साइड थक के वो सीज फायर उनको करना पड़ा और फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट वॉज फ्रोजन अलॉन्ग द 37th पैरेलल। सीज फायर लाइन वो बन गई, वो बॉर्डर बन गई दोनों देशों के बीच, और एक डीमिलिटराइज जोन क्रिएट किया गया ताकि दोनों फौजें आईबॉल टू आईबॉल ना रहें। ये मॉडल कीथ केलॉग साहब डोनाल्ड ट्रंप को प्रपोज कर रहे थे कि ये मॉडल साहब हम लागू करेंगे, क्योंकि बात ऐसी थी साहब कि लड़ाई लोग शुरू नहीं करते कि वो हार जाएं या वो ड्रॉ हो जाए। चाचा बाइडेन साहब ने तो ये युद्ध शुरू किया था क्योंकि उनका सिंगल माइंडेड एम्बिशन थी कि साहब मैं रूस की ऐसी तैसी कर दूंगा अपने कार्यकाल में, मैं रूस को खल्लास कर दूंगा, मैं रूस की इकोनॉमी को तबाह कर दूंगा, मैं पुतिन साहब का तख्ता पलट कर दूंगा, मजबूर करूंगा कि वो भाग निकलें मॉस्को से। ये बड़े 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 ग्रैंडोइज प्लान्स थे जो बाइडेन साहब के, चाचा बाइडेन के, और इसके लिए उन्होंने यूक्रेन को इस्तेमाल किया था एज अ बैटरिंग रैम। मतलब यूक्रेन को के जरिए उन्होंने एक प्रॉक्सी युद्ध लड़ा रशिया के साथ। ही फॉट अ वॉर टू द लास्ट यूक्रेनियन, ताकि रूस को ब्लीड वाइट कर दिया जाए, खून निचोड़ लिया जाए रूस का। और असली प्लान साहब वो ग्राउंड लड़ाई नहीं थी, जमीनी जंग नहीं थी। असली प्लान बाइडेन साहब और डेमोक्रेट्स का था कि हम इकोनॉमिक वॉरफेयर वेज करेंगे रूस के बरखिलाफ। यानी यूक्रेन युद्ध तो एक बहाना था जिसके तहत वो भीषण सैंक्शंस रूस के खिलाफ लगा सकते थे। रूस इज द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड,
और इसके चलते वो लोग साहब ये प्लान बना रहे हैं, उनका प्लान ये था कि हम यूक्रेन के जरिए रूस को इतना छेड़ेंगे, इतना पोक इन दी आई करेंगे कि तिल मिलाकर वो अपने बचाव के लिए हमला जब तक नहीं करता। और जैसे ही हमला करता है साहब, वो बनाई खिंची प्लेबुक बाहर निकाली जाएगी और रूस के खिलाफ सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन थोप दी जाएगी, रूस को तबाह कर दिया जाएगा। तो क्या हुआ साहब, ये सारी जो ग्रैंड सुहाने सपने थे इनका हुआ क्या जमीन पे? जमीन पे ये हुआ साहब कि चाइना और इंडिया जब उन्होंने रूस पे सैंक्शन लगाए, रूस का तेल निर्यात, गैस निर्यात बंद किया, गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 उड़ा दी, तो रूस ने देखिए जो है अपना ऑयल चीन और भारत को बेचना शुरू किया। रूस की इकोनॉमी ना सिर्फ बच गई लेकिन उसकी जीडीपी 4% के ऊपर है और लड़ाई शुरू होने के पहले से ज़्यादा हो गई है। सो मच फॉर इकोनॉमिक सैंक्शंस। उन्होंने तैयारी की थी इस बार, यू सी, वो भी उन्होंने भी अपना इतिहास पढ़ा था, देखा था 1990 में क्या हुआ, किस तरह ऑयल को फ्री फॉल में डाला गया था रूस की इकोनॉमी तबाह करने के लिए, वो उन्होंने देखा था। उन्होंने भी अपने लेसन्स लर्नड समझ लिए थे। ग्राउंड पे ये वॉर ऑफ एट्रिशन हो गई, जबरदस्त मीट ग्राइंडर हो गया। लेकिन इस लड़ाई में भी अब जो है रूस हावी हो रहा है, रूस हावी हो रहा है। तो रूस को क्या वजूहात है इस वक्त कि वो घबरा कर एकदम इसी वक्त हाँ मेरे आका करके वो सीज फायर कर ले? बिल्कुल रूस के हित में नहीं था, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। देखिए प्रॉब्लम ये थी कि जो कीथ केलॉग एनालिसिस था जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझाया, वो CIA की ब्रीफिंग्स पे आधारित था। देखिए ये युद्ध अमेरिका की ओर से CIA और स्टेट डिपार्टमेंट ने लड़ा था बाइडेन काल में। CIA का युद्ध है ये। तो CIA के एस्टिमेट जो हैं रूस की कैजुअल्टीज के बारे में, वो ज़्यादा ही इन्फ्लेटेड, ज़्यादा ही सेल्फ कंग्रेचुलेटरी, ज़्यादा ही सब्जेक्टिव निकले हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि साहब रूस के 1 मिलियन सिपाही मारे गए हैं, रूस की जीभ बाहर आ गई है, रूस की हालत खस्ता है, रूस की हालत पतली है। अगर आप उसको एक ऑफ रैंप, एक एस्केप क्लॉज दें सीज फायर के जरिए, तो वो दोनों हाथ जोड़ के आपसे वो पकड़ लेगा कि हाँ मेरे आका मुझे बचाओ, मेरी हालत खस्ता है। ये CIA का रोजी पिक्चर थी। क्या ये यथार्थ है? सॉरी, नेगेटिव, बिल्कुल नहीं। रूस कहता है मैं लड़ने को तैयार हूं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। आप जो मर्जी कैजुअल्टी के आंकड़े लगा के दुनिया को इंप्रेस करो, अपनी पीठ थपथपाओ, सेल्फ कंग्रेचुलरी नोट पे बोलो कि हमने हरा दिया, पुतिन भागने वाला है, भागने वाला है। ये 3 साल से सुन रहे हैं हम। पुतिन की पॉपुलैरिटी 80% के ऊपर जा चुकी। ठीक है साहब। तो ये जो एंकर प्रीमाइस जब आपका गलत हो, तो सब्जेक्टिविटी जब ओवरटेक कर ले ऑब्जेक्टिविटी को, तो फिर ग्राउंड पे प्रॉब्लम आती है। आप सोचते हो ऐसा होगा, होता कुछ और है और हुआ कुछ और। आपने कहा था कि मैं बोलूंगा ले सीज फायर ले ले, और वो दौड़ के उसकी इतनी हालत पतली है पुतिन की कि वो विद ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करेगा, हाँ थैंक गॉड आपने मुझे बचा दिया। पुतिन ने कहा साहब इस वक्त 3 साल के संघर्ष के बाद मैं लड़ाई जीत रहा हूं, मैं स्लो बट रिलेंटलेस प्रोग्रेस मेरी फौजें कर रही हैं जमीन पर, मैं हावी हो रहा हूं। इस वक्त अगर मैंने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया तो ये मेरे लिए घातक सिद्ध होगा। जो कुछ मेरे लड़कों ने इतने सैक्रिफाइस के बाद ग्राउंड पे गेन किया है, वो सब मेरा एडवांटेज चला जाएगा। यूक्रेन को समय मिल जाएगा सांस लेने का, नई डिफेंस लाइंस बनाने का, नए हथियार लेने का और फिर लड़ने का। तो मुझे सीज फायर नहीं चाहिए साहब, मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, जिसके लिए ये लड़ाई शुरू हुई थी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि साहब ये जो मैं लड़ाई किस लिए लड़ा था, वाई डिड रूस स्टार्ट दिस वॉर? वॉर शुरू की रूस ने क्योंकि उसे मजबूर किया गया, और इसलिए शुरू करी कि मैं नेटो यूक्रेन में नहीं देख सकता।
ये मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का बिल्कुल बरखिलाफ है। कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग रिजीम मॉस्को में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में नेटो बूट्स ऑन द ग्राउंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आप एक सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं जिसमें जो सबसे बड़ा जो 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 डंक है, बिच्छू का डंक इन द टेल, कि साहब हाँ आप लड़े, आप जीत भी गए, लेकिन अब जो है हम ये पीस डील के जरिए हम जो है यूक्रेन की जो नेटो की फौजें हैं वो यूक्रेन में भेज देंगे। पुतिन साहब कहते हैं साहब मैं लड़ा किस लिए था, मैं लड़ा था कि यूक्रेन ना आए, और आप कह रहे हैं कि एक पीस डील सीज फायर एक्सेप्ट करने के लिए साहब मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा नेटो फौजें यूक्रेन में। इसका मतलब कि मैं हार गया, इसका मतलब आप मुझे कह रहे हैं सरेंडर, हार मान जाओ। मैं क्यों मानूं जब मैं जीत गया। तीसरी चीज, रूस ने कहा साहब कि ज़ेलेंस्की साहब की क्या लेजिटिमेसी है। उनका कार्यकाल कई महीने पहले खत्म हो गया था, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और बोला इलेक्शन नहीं हो सकती युद्ध के दौरान, और अब मैं ही रहूंगा साहब, राजपाट करूंगा जब तक, और फिर मैं दुनिया के लिए एक मिसाल हूं डेमोक्रेसी की, फ्री वर्ल्ड वर्सेस अथॉरिटेरियन रिजीम्स वगैरह, करप्ट रिजीम। सबसे करप्ट रिजीम तो ज़ेलेंस्की साहब का है। $200 बिलियन अमेरिका ने गए, आज वो कह रहा है मेरे पास तो $70 बिलियन ही आए, तो बाकी कहाँ गए, किसने खाए, किसने खाए, किसने हजम कर दिए, डिकार भी नहीं लिया। और आप कह रहे हैं कि साहब ये मिसाल है, दुनिया को ज़ेलेंस्की से सीखना चाहिए, यूक्रेन से सीखना चाहिए कि करप्शन किस तरह की जाए। माफ कीजिए, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। तो ये जो है ये फ्लॉ जो था, उसके चलते साहब ये जो पूरा आइडिया था कि 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप साहब सीज फायर करा देंगे, शांति बहाल कर देंगे, अफसोस ये पूरा नहीं हो सका। मुझे कहना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की नीयत बहुत साफ थी, बहुत अच्छी थी। जेनोसाइड है, लाखों के लिहाज से लोग मारे जा रहे हैं, इसको बंद करना अब दुनिया के लिए अनिवार्य है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि देखिए साहब, मैं अपना कार्यकाल शांति में से शुरू करना चाहता हूं, ताकि मुझे जो रीस्ट्रक्चरिंग करनी है अमेरिका की डीप स्टेट की, अमेरिका की इकोनॉमी की, अमेरिका के आर्म्ड फोर्सेस की, वो मैं शांति में कर तो सकूं। नहीं तो मेरी पूरी तवज्जो बाहर की बेकार के युद्धों में होगी, जो मैंने नहीं शुरू किए, जो बाइडेन साहब ने मेरे पे थोप के गए और पूरी कोशिश करके गए हैं कि मेरे जाने के बाद भी युद्ध चलता रहे, कुत्तों की तरह लोग लड़ते मरते रहें, डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई शांति बहाल ना कर पाए। ये तो चचा बाइडेन के जाते जाते वो खुद को पार्डन कर गए वे सब चीज़ों के लिए। तो साहब ये जो है, ये अब देखना है कि यहां से आगे होता है क्या। 24 घंटे से डेडलाइन बढ़ाकर 100 दिन कर दी गई है। थोड़ा रियलिस्टिक है, कम से कम 100 दिन तो चाहिए, जब तक कि रूस भी अपनी लड़ाई किसी दर्जे पर ना ले आए, किसी कंक्लूजन पे ना ले आए। और उसके चलते आपको फिर आपने जो डेडलाइन लगाई है वो है 9 मई, गुड फ्राइडे, जिस दिन की रूस नाज़ी जर्मनी के खिलाफ युद्ध जीता था, उस दिन सीज फायर होगा। सीज फायर तो हो जाएगा साहब, लेकिन क्या रूस एक्सेप्ट करेगा नेटो पीस कीपिंग फोर्सेस? वाई नेटो, वाई नॉट न्यूट्रल पीपल? यूएन पीस कीपिंग फोर्स क्यों नहीं आए वहां पे? नेटो क्यों? नेटो को यूक्रेन से दूर रखने के लिए तो सारी लड़ाई हुई, सारे फसाद की जड़ तो वो है। और आप कह रहे हैं साहब कि आप जीत कर भी हारना मंजूर करो, वो नहीं होगा। सम वे विल हैव टू बी वर्कड अराउंड दिस मेजर रोड ब्लॉक।